मित्रों नमस्कार, मैं अशोक झा आप सबको मार्केटिंग मंत्रा के इस सेशन में स्वागत करता हूं। मित्रों इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के एक महत्वपूर्ण पहलू की, जिसको हम लोग कहते हैं प्रमोशनल स्ट्रेटजी। मैं चाहूंगा कि आप इसे अंत तक देखिएगा, बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं या आप स्टूडेंट हैं। दोस्तों मार्केटिंग स्ट्रेटजी में प्रमोशनल स्ट्रेटजी का बड़ा महत्व है। ये वो माध्यम है जिसके सहायता से एक मार्केटियर, एक मैन्युफैक्चरर, एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल्स को बढ़ाता है, उसके रेवेन्यू को बढ़ाता है, अपनी ब्रांड इक्विटी को बढ़ाता है और साथ ही साथ ब्रांड को रिकॉल करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। मित्रों हम सब जानते हैं मार्केटिंग मिक्स मतलब मार्केटिंग के 4 P's के बारे में, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। तो आज मैं बात करूंगा प्रमोशन की। दोस्तों आपसे मैं पूछता हूं कि आप अगर एक बिजनेसमैन है, एक प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, आप क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं मार्केट में इसका, और उसके हिसाब से आपने एक अच्छा सा बढ़िया सा प्रोडक्ट ला दिया। आपने प्राइसिंग भी अच्छी रख ली कंपटीशन के हिसाब से, आपने प्लेस भी डिसाइड कर लिया कहां इसको बेचना है। लेकिन आपको पता है कि जब तक इसकी अवेयरनेस उस कस्टमर तक नहीं पहुंचेगी, आपके सेगमेंट, टारगेट सेगमेंट तक नहीं पहुंचेगी, ये माल आपका नहीं बिकेगा। सुना है ना जो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। जी हाँ, जो दिखता है वही बिकता है। और यही कारण है कि अलग अलग कंपनियां मार्केटिंग स्ट्रेटजी में प्रमोशनल स्ट्रेटजी पे बहुत ही ध्यान देती हैं। ये अलग बात है कि अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने रिसोर्सेज के हिसाब से अलग अलग टूल्स को अपनाती है। लेकिन ये भी बात सही है कि इसको अपनाते समय इस 5 बातों पे और ध्यान रखती है। इसी पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए इस टूल्स को, इस स्ट्रेटजी को अपनाती है। पहला है बजट। जी हाँ, जब भी आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में प्रमोशनल स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बजट क्या है आपका। आप ओवर बजट ना हो जाए, आप अंडर बजट ना हो जाए। अगर ओवर बजट हो गए तो जाहिर सी बात है प्रमोशन तो हो रहा है लेकिन प्रोडक्ट ही मार्केट में नहीं आ रहा है, आप लड़खड़ा गए हैं। अगर आप अंडर बजट हो गए तो आपने खर्चे तो किए लेकिन उसका इंपैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पर, उसका इफेक्ट अच्छा नहीं हुआ और सेल्स आपका नहीं बढ़ा। इसलिए ध्यान रखिएगा बजट का अपने रिसोर्सेज के हिसाब से क्या बजट लगानी है। दूसरा है मैसेज। आप क्या संदेश देना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट में क्या यूएसपी है, आप क्या बताना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को, अपने टारगेट सेगमेंट को, यह आपको डिसाइड करना है। इसके लिए पूरी चिंतन करिए, सोचिए कि आपका प्रोडक्ट कंपटीशन के में आपके जो प्रतियोगी जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उनसे कैसे अलग है, आप किस पॉइंट को कस्टमर के पास ले जाएंगे ताकि कस्टमर अट्रैक्ट होगा। तो मैसेज क्या देना चाहते हो ये वेरी क्लियर होना चाहिए। तीसरा है टारगेट और टारगेट सेगमेंट, मतलब आपका टारगेट क्या है, आप क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके साथ कस्टमर लंबे समय तक जुड़ा रहे, आप चाहते हैं कि ब्रांड इक्विटी बढ़े, या आप चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम में आपका प्रोडक्ट अधिक से अधिक बिके। आप क्या चाहते हैं, ये आपका टारगेट होगा। और टारगेट सेगमेंट क्या है आपका, आप किसको बेचना चाहते हैं, किसके लिए प्रोडक्ट बनाया आपने। क्या बच्चों के लिए बनाया है, बड़ों के लिए बनाया है, किसी खास जेंडर के लिए बनाया है या सबके लिए बनाया है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तभी जाकर के आप कौन सा टूल यूज करेंगे ये आपके लिए सामने आएगा और आपका जो स्ट्रेटजी है वो कामयाब होगा। और चौथा जी बात करें तब आप इन तीनों के हिसाब से आप चुनेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप कौन सा टूल अपनाएंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएंगे ताकि आप अपने सेगमेंट तक, अपने टारगेट सेगमेंट तक पहुंच पाएंगे। और मित्रों पांचवा, आप जानते हैं कि समय बदलता रहता है हमेशा। आप जो निर्णय आज लेते हैं कल शायद उसमें आपको सुधार की जरूरत पड़ती है। तो आप जो भी स्ट्रेटजी आपने अपनाया है उसका रिव्यू करते रहिए और जैसे ही लगता है कुछ इसमें सुधार की जरूरत है बिल्कुल सुधार करिए। तभी जाकर के आप अच्छी तरह से अपने प्रोडक्ट को अपने सेगमेंट तक पहुंचाएंगे, आप बेचेंगे, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और मार्केट में आपका पोजीशनिंग अच्छी हो जाएगी। तो मित्रों ये तो रहा 5 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे आप अपनी स्ट्रेटजी को चुनते हैं। लेकिन अगर बात करूं प्रमोशनल स्ट्रेटजी की तो दोस्तों जैसे हम कहते हैं ना दादी माँ के 101 नुस्खे, उस तरह से 101 नहीं कई नुस्खे हैं, जिसमें से कुछ की बात आपके सामने करूंगा। और आपको ध्यान रखना होगा कि आपके लिए कौन सा यूजफुल है, किसको आप अपनाएंगे तो आप अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे, अपने टारगेट को, अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। पहले बात करता हूं मैं कन्वेंशनल एंड डिजिटल मार्केटिंग की।
दोस्तों कन्वेंशनल को ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी कहते हैं, ट्रेडिशनल स्ट्रेटजी भी कहते हैं इसको। और डिजिटल तो आप सभी इससे वाकिफ है। जब तक डिजिटल नहीं आया था, इंटरनेट का युग नहीं आया था, तब तक यही कन्वेंशनल, यही ट्रेडिशनल मार्केटिंग यूजफुल था और आज भी यूजफुल है। वैसे मैं कहूं तो दोनों में फर्क इतना ही है, सिर्फ जो टूल्स यूज किए जाते हैं, जो मीडिया यूज किया जाता है। जैसे आप कन्वेंशनल में टेलीविजन, रेडियोज, आप होर्डिंग, आप मैगजीन, लिफलेट, फ्लायर्स, इस सब का यूज करते हैं। जबकि आप डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये सब के सब है। साथ साथ आप जब एसईओ में जाते हैं या गूगल ऐड की बात करते हैं, ये सब के सब डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। मतलब कन्वेंशनल और डिजिटल में मीडिया का फर्क है बेसिकली। हाँ, अलग बात है कि आजकल आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग एक बड़ा रूप ले लिया है, क्योंकि आप देखते हैं कि मोबाइल हर घर में, एक आदमी के पास में 2-2 मोबाइल अवेलेबल है। इस पे हम लोग बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग बड़ा क्षेत्र है और बड़ा स्कोप है इसमें, इस पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी बात कर लेते हैं कि ये दोनों में फर्क क्या है। जैसा कि आपने देखा कि डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम आता है और कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल टूल्स थे उससे हम यूज करते हैं। अलग बात है कि लोग कहते हैं कि आजकल टेलीविजन पे हम जो ऐड देते हैं, कई बार इतने ऐप्स आ गए हैं कि लोग उसी ऐप्स पे सीरियल्स को, फिल्म को देख लेते हैं, या फिर गाना के लिए अलग अलग से ऐप आ गए हैं, तो रेडियो को लोग छोड़ के गाना.com या स्पॉटिफाई जो भी है उस पर देख लेते हैं। तो इससे, और कई बार ये भी कहते हैं कि इतने सारे चैनल्स हैं कि जब भी ऐड आता है तो लोग अपना रिमोट से उसको चेंज कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ये ट्रेडिशनल, ये कन्वेंशनल जो टूल्स है, आज भी ये स्ट्रेटजी कामयाब है। आप देखते होंगे ढेर सारा प्रोग्राम आता है टेलीविजन पर, स्पॉन्सर्ड आता है, ढेर सारे कंपनियां अपनी ऐड को चलाती हैं, तो आज भी यूजफुल है उसका, आज भी लोग फायदा, माइलेज उठा रहे हैं। अब ये देखना है कि आपके लिए सूट करता है या नहीं करता है। दोस्तों अब बात करते हैं आउटबाउंड स्ट्रेटजी यानी मार्केटिंग और इनबाउंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आउटबाउंड को हम जो बोलते हैं पोस्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं और इनबाउंड को बोलते हैं पुल स्ट्रेटजी। आउटबाउंड में हम अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को जाके कस्टमर के पास में अलग अलग माध्यम से बताते हैं, चाहे वो टेलीविजन हो, रेडियो हो, मैगजीन हो, अखबार हो, कोल्ड कॉल हो, टेली मार्केटिंग हो, इसके माध्यम से जाके अपने प्रोडक्ट को बताते हैं और चाहते हैं कस्टमर को अपने तरफ ले आए। लेकिन जैसे ही इनबाउंड की बात करते हैं तो इनबाउंड है पुल मार्केटिंग, यानी हम अपने प्रोडक्ट का एसईओ कराते हैं, हम अपने सर्विसेज की एसईओ कराते हैं, हम इस तरह की रैंकिंग कराते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, कई बार कस्टमर जो खरीदना चाहता है सर्च करता है, जब सर्च करता है रैंकिंग देखता है, रेफरेंसेस देखता है, रेटिंग्स देखता है और उसके बाद हमें कॉल करता है। दैट इज कॉल्ड इनबाउंड मार्केटिंग। मतलब हम कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक चुंबकीय क्षमता होती है इनबाउंड मार्केटिंग में जो कस्टमर को अपने साइड में अट्रैक्ट करता है। दोस्तों अगला स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं रिलेशनशिप स्ट्रेटजी, रिलेशनशिप मार्केटिंग, या बोलते हैं ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग। जी हाँ, रिलेशनशिप स्ट्रेटजी का मतलब होता है कि आप चाहते हैं कि कस्टमर आपसे बहुत दिन तक जुड़ा रहे, लंबे समय तक आपके पास आए, लंबे समय तक आपसे परचेज करे। और जहां पे ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग की बात है, वहां ये सोचते हैं कि एक टाइम फ्रेम में कस्टमर आपके माल को खरीद ले, आपका जो स्टॉक है क्लियर हो जाए। दोस्तों रिलेशनशिप मार्केटिंग ज्यादातर वहां काम आता है जब एक प्रोडक्ट एक व्यक्ति को अनेक मैन्युफैक्चरर, अनेक मार्केटर बेचने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपका संबंध अगर कस्टमर से अच्छा है, आप कस्टमर के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं, कस्टमर के टच में होते हैं, कस्टमर के आफ्टर सेल्स करते हैं, उसके फीडबैक को लेते हैं, उससे अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो इस तरह से कस्टमर आपके साथ में लंबे समय तक जुड़ा रहेगा और आपका प्रोडक्ट बिकता रहेगा मार्केट में। दूसरी तरफ ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग में क्या होता है, कंपनी ऐसी स्ट्रेटजी बनाती है जिससे कि रातों रात उनका प्रोडक्ट बिक जाए, जल्दी से जल्दी उनका स्टॉक क्लियर हो जाए। उसके लिए अलग अलग तरह से प्रमोशनल एक्टिविटी से स्कीम्स लेके आती है। जैसे मान लीजिए बोगो, बाय वन गेट वन, या कोई और भी फ्री या कोई कूपन, इस तरह की लाती है और टाइम फ्रेम डालती है कि इतने समय तक ये चलेगा, 30 अक्टूबर तक चलेगा, 10 नवंबर तक चलेगा, और कस्टमर खींचा हुआ आता है। मतलब वहां पे उनको लंबे समय तक कस्टमर से संबंध बनाने वाला टारगेट नहीं होता है, उनका टारगेट होता है कम से कम में एक टाइम फ्रेम में अपने प्रोडक्ट को बेच सके। तो आपने देखना है कि आपका क्या टारगेट है। दोस्तों अगला स्ट्रेटजी आप ले सकते हैं अंडर कवर मार्केटिंग या फिर बज मार्केटिंग। अंडर कवर मार्केट, जैसा कि नाम से क्लियर है
कि इसमें ये नहीं दिखता है कस्टमर को कि प्रमोशन हो रहा है, लेकिन वाकई मार्केटियर, मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का प्रमोशन करता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, किसी अखबार में स्पेशल एक अंक आता है और उस अंक में डॉक्टर्स, पूरे एक एरिया के डॉक्टर्स की पूरी लिस्ट होती है, उनके बारे में लिखा होता है। आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं कि ये सर्वे किया होगा इस न्यूज़पेपर ने और लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट में इसको एक अंक लेके आया है, एक विशेषांक लेके मेरे सामने आया है। लेकिन होता है कि डॉक्टर से भी वो लोग पैसे लिए होते हैं, ये पेड एडवर्टाइजिंग होती है, लेकिन आपको नहीं पता है। आपको लगता है कि ये डॉक्टर्स के बारे में लिखा हुआ है और आप उन डॉक्टर्स के बारे में अपने विचार को बना लेते हैं। वहीं कोई ऐड आ रहा होता है पर्टिकुलर डॉक्टर का, तो आप उसको प्रचार समझ लेते हैं, उसका प्रमोशन एक्टिविटी समझ लेते हैं। लेकिन यहां पे आपको ये दिखता नहीं है प्रमोशन हो रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे प्रमोशन हो रहा होता है। दोस्तों, खास करके टीवी सीरियल्स हुआ, सिनेमाज हुआ, सेलिब्रिटीज जो होते हैं, इसका यूज बड़े धड़ल्ले से करते हैं। कई बार कोई ना कोई एक विवाद उत्पन्न कर देते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी डाल देते हैं और उसका प्रचार पूरा का पूरा हो जाता है। अक्सर आप देखते हो किसी न किसी फिल्म का, अभी भी किसी ने कहा कि गोडसे फिल्म बनाएंगे बाद में, तब तक अभी से प्रचार शुरू हो गया उनका। कई बार सेलिब्रिटी अपनी बातों को किसी के माध्यम से लीक कर देते हैं ताकि वो चर्चा में रहे। और बज मार्केटिंग की जहां तक बात है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि भनभनाना, मतलब कि जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके पहले उसको हाइप क्रिएट करना, कमिंग सून, आ रहा है। जैसे अभी आपने देखा एप्पल 13 का लॉन्च की बात, पहले से मार्केट में है, पहले से लोगों के बीच में है, लोग उसकी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटजी भी कंपनी अक्सर अपनाया करती है। मित्रों, आगे बात करते हैं एफिनिटी या अलायंस मार्केटिंग की। ये दोनों ही पार्टनरशिप मार्केटिंग है। बेसिकली होता क्या है कि एक ही सेगमेंट में दो अलग अलग कंपनियां अलग अलग प्रोडक्ट को लेकर आती हैं, आपस में साझेदारी कर लेती हैं कि मैं ये इस प्रोडक्ट को बेचूंगा और तुम इस प्रोडक्ट को बेचना। जैसे आप अमेजन की बात कर लीजिए, अमेजन में क्या देखते हैं आप कि कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, कोई कार्ड के साथ उसका टाइप है, इस कार्ड से परचेज करेंगे तो आपको इतना % वहां पे डिस्काउंट मिलेगा। सेम अगर आप इंडियन ऑयल की देख लें, सिटी बैंक कार्ड के साथ में आप पेट्रोल वहां बढ़ाएंगे, सरचार्ज नहीं लगेगा या डिस्काउंट होगा। तो इस तरह की मार्केटिंग को बोलते हैं बेसिकली एफिनिटी मार्केटिंग। लेकिन अलायंस मार्केटिंग थोड़ा इससे अलग है। थोड़ा अलग क्या, इससे थोड़ा गहरा होता है, उनका रिलेशनशिप, उनका बाउंडेशन थोड़ा गहरा होता है। जैसे अगर बात करूं मैं मैकडी का और कोक का, कि मैकडी में जाएंगे कोक लेंगे आप, इनके साथ चल रहा है। जैसे बैंकिंग में देखें तो बैंक इंश्योरेंस कंपनियों के साथ करती है अलायंस मार्केटिंग, कि हम अपना बैंकिंग प्रोडक्ट बेचेंगे, लोन्स बेचेंगे, आप वहां पे इंश्योरेंस बेचेंगे। तो इस तरह के फायदा ये होता है कि कम से कम बजट में आप अधिक से अधिक अपने टारगेट सेगमेंट तक पहुंच जाते हैं। एक कंपनी जहां खर्च कर रही होती है, उसी बजट में दो कंपनियों का प्रोडक्ट वहां बिक रहा होता है। ये अलग बात है कि दोनों अगर कंप्यूटर कंपनी हो तो साथ में नहीं आ सकते। जैसे मान लीजिए कि कोक और पेप्सी कभी साथ में नहीं आ सकते। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं निश मार्केटिंग का। एक ऐसा स्ट्रेटजी है जो वो मैन्युफैक्चरर अपनाते हैं, उस प्रोडक्ट और सर्विसेज देने वाले मार्केटर अपनाते हैं जिनका सेगमेंट छोटा होता है। वो छोटे सेगमेंट में काम करते हैं। जाहिर सी बात है, छोटे सेगमेंट में काम करने के लिए उनका स्ट्रेटजी भी अलग हो जाता है। अलग बात है कि उनका अलग फायदा है कि सेगमेंट में उनका मार्जिन अच्छा होता है, उनका प्राइसिंग अच्छा मिल जाता है, क्योंकि एक खास सेगमेंट के लोग जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, अगर आप कहें, आप स्पोर्ट्स चैनल की बात करें, एक तो टीवी चैनल हुआ, फिर स्पोर्ट्स चैनल हुआ, उसमें स्पोर्ट्स के बाद अगर आप बात करें उसमें तो क्रिकेट, स्टार क्रिकेट स्पेसिफिक हो गया सिर्फ क्रिकेट के लिए। तो अगर किसी को देखना होगा क्रिकेट तो वो स्टार पे जाएगा। सेम वैसे ही डायबिटिक वालों के लिए आइसक्रीम की दुकान, मतलब डायबिटिक वाले जो है उसी स्टॉल पे जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि स्पेसिफिक लोगों के लिए इस तरह की मार्केटिंग की जाती है, ताकि वहां पे सब लोग को नहीं बताना, हमें एक खास सेगमेंट को बताना है। जाहिर सी बात है, मार्केट छोटा होता है तो वहां पे मार्जिन भी उस मार्केटर का अच्छा होता है। और मित्रों, अगला स्ट्रेटजी की बात करूं तो ये तो बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, हम सब इसके वाकिफ हैं। हम लोग सब फ्री की बातों पे बड़े जल्दी झुक जाते हैं। जहां फ्री की बात होती है हम लंबी लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो मैं कहूंगा फ्रीबी स्ट्रेटजी, फ्रीबी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, यहां भी वैसे ही होता है। जैसे आप चुनाव में देखते हैं, नेता लोग फ्री की बात करते हैं और आप वोट देते हैं, यहां भी सेम स्ट्रेटजी अपनाता है मार्केटियर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचने के लिए। कुछ ना कुछ फ्री डालता है और कस्टमर वहां पे भागे चला आता है। जैसे मान लीजिए स्टॉल पे लिखा हुआ है
शूज के साथ में सॉक्स फ्री। जाहिर सी बात है, लोग वहां पे सॉक्स के लालच में जाते हैं और महंगे महंगे शूज 4000, 5000, 7000, 8000 के शूज लेके बाहर आते हैं। दोस्तों, मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताऊं। मेरे घर के सामने एक सुपर स्टोर है। वो जब खोला उसने, तो उसने एक स्ट्रेटजी अपनाई बेचने के लिए, और उसने कहा कि 800 रुपए तक जो यहाँ पे परचेज करेगा उसको 1 किलो चीनी देंगे। 1 किलो चीनी के 50-55 रुपए के चक्कर में लोग 800 क्या 1500 की परचेज करने लगे। उसका एक कस्टमर का एक बेस अच्छा हो गया और आज अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केटियर क्या चाहता है कि कुछ चीजें आपके सामने रखे, आपको लालच देवे और आपको दुकान तक खींच के लाए। एक बार जब दुकान तक आप आ गए ना, तो आप कई चीजें खरीद लेते हैं अपने आप। जाते एक खरीदते हैं 5। तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है जहां पे छोटी चीजों को लुभावने के रूप में दिया जाए और अधिक से अधिक चीजों को बेच दिया जाए। तो मित्रों, ये थे कुछ खास प्रमोशनल स्ट्रेटजी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। आप किसका यूज करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, आपकी सर्विसेज क्या दे रहे हैं आपका बजट क्या है, आपका टारगेट सेगमेंट क्या है। मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। मैं चाहता हूं दोस्तों कि आप बात करिए मेरे से, आप बताइए, लिख भेजिए कमेंट में कि आप किस टॉपिक पे मेरे से जानना चाहते हैं। मैं उस टॉपिक को लेके आऊंगा। मुझे अच्छा लगेगा अपनी बातों को आप तक ले जाने का, और ये अच्छा लगेगा कि आपके बिजनेस में इसका कुछ फायदा हो रहा है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें। नमस्कार, थैंक यू।